हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिनका भी मेजर पेपर या तो फिर माइनर पेपर हिस्ट्री हो, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में समझते हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन। तो अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सड़कें समकोण पर काटती है। वहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी और इस प्रकार नगर नियोजन एक ग्रिड प्रारूप जाल पर आधारित है। इस प्रकार वहाँ की जो सड़कें हैं वो ग्रिड प्रारूप जाल पद्धति के पर करती है पर आधारित है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली में अपना विशेष महत्व रखती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली पर अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर की नालियों का जाल बिछा हुआ था। इस दौरान शहर में नालियों की जाल बिछा हुआ था, यानी आज के नालियों से कई ज़्यादा बेहतर पहले की नालियाँ होती थी। उस समय नालियों पर ढक्कन भी लगाया जाता था। भवन निर्माण पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। जो घर बनता था वो पक्की ईंट से बनता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नान घर होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर बनाए जाते थे उनमें से प्रत्येक घर में एक रसोई और एक स्नानागार होती थी। आगे देखते हैं नगर को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता था, यानी नगर को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिम टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे। एक पश्चिम टीला होता था जिसे दुर्ग कहते हैं, दूसरा है जो जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर कहते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टोला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आगे सिंधु सभ्यता में कालीन लोगों का सामाजिक स्थिति के बारे में समझते हैं। यह समाज मिथ नात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज चार वर्गों में विभक्त थे, यानी इतिहासकारों ने समाज को चार वर्गों में बांटा था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की तरह भोजन का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग जितने भी थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती कपड़ा दोनों प्रकार के ही वस्त्र को उपयोग करते थे। यहाँ के लोग ऊनी और सूती दोनों का ही उपयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे, यानी पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिपूर्वक लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लोग थे वो सभी शांतिपूर्वक थे। यहाँ से तलवार, ढाल, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से तलवार, ढाल, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का आर्थिक स्थिति। ऐसे ये लोग विभिन्न कृषि वस्तु जैसे जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि का उपयोग करते थे। यह लोग जो थे सो जौ, चावल, गेहूँ, मटर, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य, एक साथ दो फसलों बोई जाने वाली साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में के स्थल पर हमें जोते हुए खेत मिले हैं जिसमें दो प्रकार की फसल पाई जाती थी का साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य युग सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगनीय सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को प्रयोग किया जाता था, यानी 9 तांबे और 1 कांस का अनुपात में मिलाकर बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे और उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसे लोहा के बारे में जानकारी ही नहीं थी तो तलवार के बारे में कहाँ से होगी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे इस दौरान अंतरिक्ष और बाह्य दोनों ही व्यापार संवेदन अवस्था में थे। इस दौरान के अंतरिक्ष और बाह्य दोनों ही व्यापार अस्वस्थ में थे। सुमेरियन सभ्यता में लेखों से ज्ञान होता है कि विदेश में सिंधु सभ्यता के व्यापारी के में लोहा के नाम से जानते हैं। विदेश में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को लोगों को में लोहा के नाम से जानते हैं। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता में कालीन स्थल से हमें फार्स की मोहरें प्राप्त हुई। लोथल में हमें सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल पर फार्स की प्राप्त हुई है। वहीं कालीबंगा में बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। ये सभी व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी को इशारा करते हैं।
तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आगे है सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं प्राप्त हुई है। अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक एग्जाम्पल दिए हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं, लेकिन उनमें कोई एक मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुकर्मा के आधार पर दिए गए हैं। क्योंकि ये सभी मत अनुकर्मा के आधार पर दिए गए हैं, इनके पतन के बारे में आज तक पता ही नहीं चला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विद्वान का नाम। गार्डन चार्ल्स पिगट मोदे जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था। जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, इन सभी विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का अखंड किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे। यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य जो थे वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत का ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता है। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता है, इसे स्वीकार नहीं किया गया। की ओर बढ़ते हैं। आगे है, इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, परिस्थिति असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन उदारवादी कारक मानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ऐसी कई प्रकार के प्रशासनिक इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का उदारवादी कारण मानते हैं। साक्ष्य में से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अत्यंत विकसित सभ्यता थे। साक्ष्य से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा स्पष्ट को नहीं उत्तर दिया है। लेकिन यह बात जो थी वो कोई सीधा सपाटा का उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं थी, यानी कि वहाँ के सिंधु घाटी के जो चित्रात्मक लिपि में लिखी थी वो अभी तक पढ़ी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपि को अभी तक पढ़ी हुई नहीं थी। इसके अलावा अनुसुलझाने सवालों को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इसके अलावा कोई इसके बारे में उत्तर सही रूप से नहीं दे पाया। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक था। तो अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के जितने स्टूडेंट हैं वो अगर तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से भी करवाया जाता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक